आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजराइल हिजबुल्लाह जंग से तबाही का खतरा भाप, बैंकों से पैसे निकाल रहे यहूदी विदेशी बैंकों में कर रहे जमा, डूब सकते हैं 3 बड़े इजरायली बैंक। हिजबुल्लाह ने पहली बार दागी बैलिस्टिक मिसाइल, मोसाद का हेडक्वार्टर बना निशाना, नहीं रोक पाया आयरन डोम। इजराइल ने लौटाई 88 फलस्तीनियों की बॉडी, किसी को भी पहचान पाना मुश्किल। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने लेने से किया इनकार। चीन ने 44 साल बाद दागी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 के खौफ में आया अमेरिका, फिलीपींस और ताइवान में भी दहशत। और चीन में रूस के लिए बनाए जा रहे घातक हथियार, सीक्रेट वॉर ड्रोन्स प्रोजेक्ट की खबर से मची सनसनी। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 25 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। लेकिन जितनी भी हेडलाइंस थी हुजूर, उससे कहीं ज्यादा खबरें होंगी हमेशा की तरह। हिजबुल्लाह के खबर से हम शुरुआत करते हैं, मिडिल ईस्ट से करेंगे, फिर दुनिया में ले जाएंगे, फिर वापस मिडिल ईस्ट पे। हिजबुल्लाह के साथ जंग इजरायली अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी के लिए बुरा सपना साबित होगी, यानी इजराइल की कमर टूट जाएगी। आप समझ रहे हैं? इन हेडलाइंस को देख लीजिए। दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन में शुमार द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 3 सबसे बड़े इजरायली बैंकों के कस्टमर्स यानी खाता धारकों ने अपनी तमाम सेविंग्स को विदेशों में ट्रांसफर करने की गुजारिश की है और शुरू भी कर दिया है। और हर दिन इन कस्टमर्स की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी कुछ इजरायलियों को या ज़्यादातर इजरायलियों को यह एहसास हो चला है कि नेतन्याहू की जंग की हसरत उनके मुल्क को, उनकी इकनॉमी को तबाह कर डालेगी और इसीलिए वो अपना पैसा इजराइल के बजाय दूसरे ममालिक में रखना ज़्यादा सेफ समझ रहे हैं। इससे इजरायली बैंकों की तबाही भी तय है। द इकोनॉमिस्ट कोई ऐसी वैसी तो मैगजीन नहीं, पूरी दुनिया की खबरों का पिटारा है ये, और दुनिया इस पर नज़र रखती है। एक हालिया एनालिसिस में द इकोनॉमिस्ट ने इस बात पर रोशनी डाली कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध यानी कि एक फुल स्केल वॉर पूरे ईस्ट की इकोनॉमी के लिए एक बुरे ख्वाब जैसी साबित होगी। और कई इन्वेस्टर्स पहले से ही एक ऐसी जंग को लेकर खौफजदा हैं जो इजराइल को निगल जाएगी, तबाह कर देगी। सोचिए दोस्तों, ये रिपोर्ट किसी अरब मुल्क के अखबार ने नहीं बल्कि द इकोनॉमिस्ट ने लिखी है। इजरायली पैसा लेकर भाग रहे हैं, लेबनान से जंग इजराइल को खत्म कर देगी, ये सब कुछ छापा जा रहा है। क्या कहते हैं आप? है ना ये आज की सबसे बड़ी खबर, इसीलिए तो सबसे पहले ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेबनान से लंबी लड़ाई छिड़ने के आसार के बीच इजराइल ने शुमाली सरहद पर, नॉर्थ की सरहद पर 2 और रिजर्व ब्रिगेड तैनात किए हैं। हर एक ब्रिगेड में 3000 से 5000 फौजी होते हैं। जंगी साजो सामान होता है। मान लीजिए 10,000 और फौजियों की ज़रूरत, 10,000 फौजियों की ज़रूरत नॉर्थ की सरहद पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए कई दिनों के तेज हवाई हमलों के बाद IDF ने नॉर्थ से लगती सरहद को मजबूत करने के लिए इन 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाया है। असल में दोस्तों, इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने घर छोड़कर भागे नॉर्थ में रहने वाले करीब 60,000 सेटलर्स को उनके सेटलमेंट्स में वापस पहुंचाने का वादा किया है, मगर हिजबुल्लाह के बदले की कार्रवाई के चलते यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा। उम्मीद ये की जा रही है कि ज्यादा फौजियों को बुलाने का मकसद लेबनान की सरहद में घुसकर हिजबुल्लाह को कमजोर करना भी हो सकता है। लेकिन हसन नसरल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि लेबनानी सरहद में अगर इजराइल के टैंक घुसे तो कभी वापस नहीं जाएंगे। अब देखना है कि इजराइल सरहद पर यह फौजी जमावड़ा लगाकर आखिर हासिल क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या ग्राउंड अटैक करेगा। बढ़ते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर की तरफ। लेबनान के हिजबुल्लाह ने आज तेल अवीव के पास इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो एजेंसी दुनिया की हर हलचल पर नजर रखने का दावा करती हो, जो एजेंसी दुनिया के कई मीडिया संस्थाओं जैसे हमारे हैं उनके मजाजी खुदा हो, वो अपनी तरफ बढ़ते खतरे को नहीं पढ़ पाई। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया ये वही इमारत थी जहां पर लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। तेल अवीव पर किए गए इस हमले में हिजबुल्लाह ने अपने इतिहास में पहली बार, अपनी हिस्ट्री में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अभी तक रॉकेट, ड्रोन ये सब चल रहा था। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 8 दिनों से जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जो पेजर ब्लास्ट से शुरू हुआ था, अब जहां तक पहुंचा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मिसाइल इजराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव तक पहुंच गई है,
जहां पर आयरन डोम यूं यूं गली गली मारे घूमते हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। आज इजरायली हमलों में लेबनान में 51 सिटीजन्स की मौत हुई, जबकि 220 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब दुनिया की कुछ और खबरों का रुख करते हैं, फिर वापस हम मिडिल ईस्ट पर आ जाएंगे हल्के हल्के, क्योंकि ये खबरें आखिर में चली जाती हैं तो बहुत से लोग नहीं देख पाते, वो आधे वीडियो से चले जाते हैं। चीन ने आज बुध के रोज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आईसीबीएम कहते हैं, उसकी एक कामयाब टेस्टिंग की। इस मिसाइल में एक नकली वॉरहेड था। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1980 के बाद यह पहली बार हुआ जब चाइना ने प्रशांत महासागर में आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया। यह खबर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। खबर इतनी बड़ी है कि बार बार दिखानी है। मिसाइल को सुबह 8:44 पर लॉन्च किया गया। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया कि मिसाइल समंदर में उसी जगह पर गिरी जहां हमें गिरानी थी। उम्मीद बिल्कुल वहीं पर जाकर टप्प मारा। चीन की सालाना ट्रेनिंग का हिस्सा इसे बताया जा रहा है। इस मिसाइल की खासियत और लॉन्चिंग की लोकेशन को लेकर चाइना ने कोई भी इंफॉर्मेशन न शेयर की है, न कहीं से इसके बारे में कुछ डिस्क्लोज हुआ है। तो ये न्यूज़ यहीं क्लोज होती है। अब कुछ और खबरों का रुख लाइव करते हैं। अब चीन की बात आए और रूस की बात ना आए और चाइना और रूस का जिक्र एक साथ आ जाए तो फिर खबर सोने पर सुहागा। रॉयटर्स की ये खबर रात 8 बजे के बाद की है, आज की 25 सितंबर की, और ये खबर जस्ट ब्रेक हुई है कि रूस का मिलिट्री साजो सामान भारी भरकम वाला और ख़तरनाक वाला चाइना की ज़मीन पर बन रहा है। और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है रॉयटर्स की, जिसे अब दुनिया भर की एजेंसीज और कल हमारा भारतीय मीडिया छापेगा। रशिया हैज़ अ सीक्रेट वॉर ड्रोन्स प्रोजेक्ट इन चाइना, इंटेलिजेंस सोर्सेस से, इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से। और ये इंटेलिजेंस यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस है, यूरोपियन इंटेलिजेंस है, जिन्होंने ये बताया है कि रशिया का एक सीक्रेट वॉर ड्रोन प्रोजेक्ट चाइना में चल रहा है। उस पर काम है, मतलब ड्रोन्स बन रहे हैं और तेजी से बन रहे हैं। वॉर ड्रोन जंगी वाले, जंग में ही इस्तेमाल होने वाले, गोला बारूद ले जाने वाले, बड़ाम भड़ूम बम ये करने वाले। कभी कभी मैं म्यूज़िक दे देता हूँ, बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन फिर भी पुतिन और को आप देख सकते हैं इनकी ड्रोन्स वगैरह। खैर, रशिया ने एक ड्रोन, इसकी समरी में जो खबर में लिखा है राइटर्स में वो यही है कि रशिया ने एक ड्रोन फैक्ट्री चाइना में इस्टेब्लिश की है। ये जो राइटर्स के सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है। रशियन आर्म्स फर्म्स डेवलप यूएवी फॉर यूज़ इन यूक्रेन। और चाइना में ऐसा नहीं है कि कोई चाइनीज़ कंपनी, बल्कि रशियन कंपनी ही, रशियन हथियार सप्लाई या बनाने प्रोड्यूस करने वाली फर्म जो है, उसी ने ये कंपनी इस्टेब्लिश की और ये यूक्रेन पर दागने के लिए ड्रोन्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। चाइना में ड्रोन्स हैव बीन डिलीवर्ड टू रशिया, और चाइना में जो बने हुए ड्रोन हैं वो रशिया में डिलीवर हो चुके हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट सेज इट इज़ नॉट अवेयर ऑफ सच अ प्रोजेक्ट। अब चाइना की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई खबर नहीं। समझ रहे हैं, दोस्त का राज रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि रूस की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खतरा था, बार बार हमले हो रहे थे खुले हम। अब यूक्रेन की नाटो की हिमाकत चाइना में थोड़ी ना हमले करने की है, तो चाइना में सेफ इलाका है, वहाँ यूक्रेन का रूस का सारा सामान बन रहा है और आराम से डिलीवर हो जाएगा, पहुँच जाएगा, और फिर वो यूक्रेन पर बरसेगा वेस्ट के हथियारों के खिलाफ। तो इस रिपोर्ट से खलबली है सर, और इसलिए भी क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये रूस जा रहा है, बल्कि ये इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है। देखिए, इसके जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि ये ड्रोन्स देख रहे हैं पुतिन। हालांकि ये ऐसी तस्वीरें नहीं है, लेकिन फिर भी समझा जा सकता है। और ये यूक्रेन की ज़मीन पर पड़ा हुआ है। नीचे आप इनके सर्किट वगैरह देख सकते हैं। चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। चाइना कह रहा है उसे खबर नहीं है, ये खबर है इंटेलिजेंस को कि रूस की फर्म बना रही है, लेकिन बिना चाइना की मदद से ये ड्रोन तैयार तो नहीं हो रहे होंगे। कुछ ना कुछ उनका भी हाथ लग रहा होगा। सर बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं जोन में। गज़ा की खबर है। गज़ा में आज भी ज़बरदस्त बमबारी हुई, कई लोग हलाक हुए हैं, बेघर लोगों की अपनी दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन इस बीच जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ वो हिला देने वाली है। अल जज़ीरा की खबर है 25 सितंबर की कि इजराइल ने अनआइडेंटिफाई 88 बॉडीज़ गज़ा में भेजी हैं, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, कोई पूर्व सूचना दिए बिना 88 बॉडी लिए हुए ये ट्रक, ये कंटेनर भेज दिया जो दिख रहा है तस्वीर में। 88 बॉडी लिए हुए, और इनमें से एक की भी शिनाख्त नहीं हो सकती, इन हालत में भेजा है।
और फिर जो है गज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने रिफ्यूज़ कर दिया रिसीव करने से इस कंटेनर को। उसने कहा हम नहीं रिसीव करेंगे। आपने 88 बॉडीज़ भेजी, एक की भी शिनाख्त नहीं हो सकती, और आपने कोई ना हमें पहले से हमें इंटीमेट किया और ना ही आपने कोई इंफॉर्मेशन का रवन्ना भेजा कि किसकी बॉडी है, किस नंबर की, कौन से साहब की बॉडी है, आपने इन्हें कहाँ से पकड़ा था, गज़ा से, वेस्ट बैंक से, गज़ा में तो किस शहर से पकड़ा था, कौन सी तारीख को पकड़ा था, आप इन्हें उठाकर ले गए थे किस जुर्म में, ये कैसे मरे, किस दिन मरे, क्या कोई बीमारी या आपकी जुल्म, कोई आपने नहीं दिया है जानकारी। तो हम इन बॉडीज़ को रिसीव नहीं करेंगे, गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है। अब फिर वही हिज़्बुल्लाह वाली बात आती है। सैयद अली ख़ामनेई साहब, सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान, उन्होंने ये कहा है कि फाइनल विक्ट्री बिलोंग्स टू हिज़्बुल्लाह। आखिर में जीत हिज़्बुल्लाह की ही होगी और हिज़्बुल्लाह फतेह हासिल करेगा इज़राइल पर। इज़राइल चाहे जितना ज़ोर लगा ले, जितनी तबाही मचा ले, उन्होंने अगर हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर समझा है तो जान लें कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है। और अभी तो एक खेल शुरू हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इजरायली allies must bear responsibility for the consequences of not stopping this entity। ये जो जुल्म और जबर का सिलसिला है, इसे ना रोकने के लिए याद रखिएगा जो भी नताइज सामने आएंगे उसकी जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका को लेनी होगी। एक बड़ी धमकी है सबसे बड़े ईरान के आप इंसान या सबसे बड़ी कुर्सी की तरफ से, तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। 2 दिन पहले ये बमबारी शुरू हुई थी जो इजराइल ने शुरू की लेबनान में, और लेबनान भी बराबर से हमले कर रहा है, हिज़्बुल्लाह कर रहा है। अब फ़र्क ये है कि इजराइल भारी भरकम रॉकेट मिसाइल सब दाग रहा है, आयरन डोम का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, और वो हिज़्बुल्लाह छोटे छोटे रॉकेट अभी दाग रहे हैं। ये मैंने कई चीज़ें गैदर की तो पता चला कि ये एक स्ट्रेटजी है हिज़्बुल्लाह की कि पहले हल्के रॉकेट देखकर, हल्के ड्रोन भेजकर इन्हें तबाह करो, इनके आयरन डोम, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सारे निशाने लग गए तो बढ़िया, वरना इनका नुकसान तो मईशी तौर पर करवा दो, बाद में निकालेंगे माल। अब हो रही है तबाही तो होती रहे। लेकिन ये खबर अल मायदीन की कहती है कि $1 बिलियन 2 दिन में खर्च हो चुके हैं इजराइल के अटैक में भी, ऑफेंस में भी, डिफेंस में भी। चाहे उन्होंने, और ऑफेंस में तो बहुत कम हुए हैं लेकिन डिफेंस में अपने बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के ड्रोन्स और रॉकेट्स और अब तो मिसाइल्स रोकनी पड़ रही हैं। $1 बिलियन की तबाही इजराइल की 2 दिन में हो चुकी है। और आगे आगे देखिए, क्योंकि कई सेटलमेंट्स को तबाह किया है, उनका भी नुकसान और हर्जा गिना जाएगा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में नहीं है। ये सेटलमेंट्स टूटे पड़े हैं, ये बताया जा रहा है, कई आर्मी बेसिस पर हमला हुआ है, और ये सब कुछ बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया चैनल जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, इजराइल का सरकारी समझ लीजिए, वो उसने बताया है कि 650 मिलियन शेकल, लगभग $173 मिलियन जो हैं वो मंडे को ही खर्च हो गए, इसका नुकसान हो गया। अब इजराइल की द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देख लीजिए, उन्होंने खुद माना है, तस्लीम किया है कि 2 लोग घायल हुए हैं नॉर्दर्न किबुत्ज रॉकेट में। रॉकेट का जो हिट हुआ उसके इम्पैक्ट से 2 लोग हिज़्बुल्लाह के रॉकेट से ज़ख्मी हुए, और IDF ने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि हम ग्राउंड इन्वेजन शुरू करें। अब ये बताते हैं 2 लोग ज़ख्मी हुए, या बाकी उधर से होता है कि इतने मार दिए और इतना ज़ख्मी कर दिया। देखिए, हकीकत इजराइल से कई महीनों बाद सामने आती है। जो पिछले भी मैंने आपको एपिसोड दिखाया कि अप्रैल तक 5000 लोग घायल हुए थे, उसकी रिपोर्ट सितंबर में आ रही है, बहुत बाद में आती है। फ्रांस ने, एमैनुअल मैक्रोन ने बहुत ही सख्त लहजे में मजम्मत की है इजराइल के हमले की जो लेबनान पे उन्होंने किया है। और मैक्रोन ने कहा है कि इससे क्या होगा, पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, इससे बाज आने की ज़रूरत है। अब 2 खबरें और दुनिया की, वो ये कि बिजनेस टुडे में खबर छपी और हमने देखी भी थी अरब सोर्सेज में इनको। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि आपके यहाँ से जो पेशेवर भिखारी हैं, फ़कीर हैं, उन्हें आप उम्रा वीज़ा मत दीजिए, क्योंकि वो लोग वहाँ से आते हैं 1.5-2 लाख रुपया जो भी आपके यहाँ का वो लगता होगा किराया वगैरह, और वो यहाँ 2 लाख रुपए खर्च करके यहाँ से 4-5 लाख कमा कर ले जाने की फिराक में खड़े होकर उम्रे के बाद पूरे मक्का में और मदीना में भी जब जाते हैं तो भीख मांगने लगते हैं। तो ऐसे पेशेवर भिखारियों को आप अपने यहाँ से फ़कीरों को मत आने दीजिए। यह होता है, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसमें मैंने अफ्रीकन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके भी कुछ लोगों को देखा
लेकिन ये सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है। खैर, हिंदुस्तानी मीडिया ने आज इसे बड़ा मसाला लगा के पेश किया है, और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की कोई भी खबर हमारे यहाँ मसाला लगाकर ही पेश की जाती है, क्योंकि इससे बहुत से लोग, एक बड़ी लॉबी खुश भी होती है। हाँ, पाकिस्तान का जिक्र आया तो एक खबर हिंदी मीडिया की मैं दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ नहीं कहते पाकिस्तान चले जाओ, अरे वो तो पाकिस्तान है, वहाँ पर मिनी पाकिस्तान है। अरे दिल्ली का सीलमपुर, जाफराबाद, ओखला तो पाकिस्तान है, जामा मस्जिद पाकिस्तान है। अरे लखनऊ का अमीनाबाद और ये वगैरह जो है पुराना शहर, सब पाकिस्तान है। इस तरीके से जो कहते हैं उन्हें ज़रा होश आ जाए, उनके जूता पड़ने वाला है बहुत तगड़ा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में हाई कोर्ट के एक जज को लताड़ा है। सोचिए, हाई कोर्ट के जज साहब ने किसी इलाके को ये कह दिया तो पाकिस्तान की संज्ञा दे दी थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि कोई राइट नहीं है, कोई भी किसी को, कोई भी, नॉट इवन जज, कोई भी मंत्री शंत्री पंत्री जो भी हो इस देश का, वो भी नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ, कोई भी मैं उन्हें गिन रहा हूँ, ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान है वो इलाका। अगर ऐसा कोई भी कहे, उसके खिलाफ केस करिए। कोई मंत्री हो इसका, इस मुल्क का, कोई विधायक हो, कोई MP हो, कोई नेता हो, कोई छुटभैया नेता हो, कोई टपोरी, कोई झोला छाप, कोई भी, सब पर आप जब तक अदालत नहीं जाओगे ना, ये लोग लाइन पे नहीं आएंगे जो आपको फौरन गद्दारे वतन बता देते हैं। इनको इनकी औकात दिखानी है तो इन्हें कोर्ट में घसीटो। मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, इनको इनकी औकात दिखानी है तो इन्हें कोर्ट में घसीटो। सुप्रीम कोर्ट की इस हेडलाइन को संभाल कर रख लेना जो आज तक ने लिखी है, भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज को लगाई फटकार। अगर किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते तो किसी बाशिंदे को पाकिस्तानी भी नहीं कह सकते। ठीक है बाबा, थैंक यू। सलामत रहिए, खुश रहिए, अलर्ट रहिए।